गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में हमारा टॉपिक है आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। आर्थिक विश्लेषण की विधियों में हम आज अध्ययन करेंगे आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाओं का। फर्स्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र और सेकंड समष्टि अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सामान्यतः हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, वस्तु की सापेक्ष कीमतें कैसे निर्धारित होगी, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल कैसे निर्धारित होगा तथा उत्पादन के साधनों का आवंटन कैसे किया जाएगा आदि का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुल राशियों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पत्ति, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, व्यापार चक्रों आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार या संपूर्ण आयाम से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में अर्थशास्त्री लॉर्ड जे.एम. किन्स का काफ़ी योगदान है। ये था समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व व उपयोग। अब जैसा कि हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र का अध्ययन करते हैं। अब हमारे आर्थिक जीवन में व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व व उपयोग है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका फर्स्ट है, कीमत सिद्धांत की सहायता से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे अमुक कार्य होगा तो उसके अमुक क्या परिणाम निकलेंगे। और हम देखते हैं कि जैसे कीमत सिद्धांत में मांग व पूर्ति के मॉडल का उपयोग होता है। मांग व पूर्ति का मॉडल हमें ये बताता है कि कीमत मांग व पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। जैसे संतुलित कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ पर कुल मांग की मात्रा कुल पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है कीमत सिद्धांत व आर्थिक नीति। हम कीमत सिद्धांत का उपयोग सरकार के कार्यों का विश्लेषण करने में भी करते हैं। जैसा कि आधुनिक युग में सरकार का हमारे आर्थिक जीवन में काफ़ी हस्तक्षेप है और वो बढ़ता जा रहा है, तो वह वस्तुओं की कीमतें और उत्पादन के साधनों की कीमतें जैसे लगान, ब्याज व मजदूरी आदि का निर्धारण कर सकती है। थर्ड है व्यष्टि अर्थशास्त्र व आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग आर्थिक कल्याण के अध्ययन में भी किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई है या उनका कितना कल्याण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र व वस्तुओं एवं साधनों के प्रवाह। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ हम एक और व्यवसाय व फर्म से परिवारों की तरफ वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, तो दूसरी तरफ परिवार से व्यवसाय व फर्मों की तरफ उत्पादन के साधनों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में प्रयोग। जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति की लोचों का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का अध्ययन करने तथा मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव जानने के लिए आयातों व निर्यातों के बारे में मांग व पूर्ति की लोचें देखी जाती है। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। जैसा कि अभी हमने समझा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व व उपयोग है, उसी तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्तिगत इकाई का ही अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों पर प्रकाश नहीं डालता है। जैसे सरकार की कर नीति क्या है, व्यय नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है। सेकंड है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। व्यष्टि अर्थशास्त्र प्राय पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं पाई जाती है। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग व महत्व। फर्स्ट, सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग। जैसा कि हम देखते हैं कि सभी देशों में वहाँ की सरकारों के द्वारा ही आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, ताकि वहाँ के देशवासियों को अत्यधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त हो सके, जिससे कि उस देश में बेरोजगारी व निर्धनता में कमी हो, साथ ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके और उस देश की आर्थिक वृद्धि दर में वृद्धि हो। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। सेकंड है आर्थिक नियोजन व समष्टि अर्थशास्त्र। आज के समय में जैसा कि विकासशील व विकसित देश आर्थिक नियोजन के द्वारा अपना आर्थिक विकास करने में संलग्न है, तो आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसीलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे बचत व विनियोग की दरें निर्धारित की जाती है और इन्हें किस प्रकार से बढ़ाना है आदि के उपाय किए जाते हैं। नेक्स्ट, समग्र का ज्ञान प्रत्यक्ष से आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र का अध्ययन करते हैं, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करते, और ना ही समग्र का अर्थ ये होता है कि व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ी समग्र होता है, नहीं, अलग से समग्र का भी अध्ययन होता है। जैसे इसके व्यवहार की अपनी स्वतंत्र ही विशेषताएं होती है, जिन्हें हमारा जानना जरूरी है। जैसे एक वन केवल विभिन्न पेड़ों के योग से ही नहीं बनता है, बल्कि उसमें कुछ अपनापन भी होता है, जिसे पहचानने की आवश्यकता होती है। उसी तरह से एक अर्थव्यवस्था भी विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक इकाइयों का समूह मात्र नहीं होती, क्योंकि कई उद्योग नष्ट होते रहते हैं और कई नए स्थापित होते रहते हैं। इसीलिए समग्र का ज्ञान भी प्रत्यक्ष से आवश्यक है। अब है समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य आंकने पड़ते हैं और उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। सेकंड है भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय। सांख्यिकी विधियों से पूर्णतया परिचित न होने से कभी कभी कुछ व्यक्ति समग्र को देखकर गलत परिणाम भी निकाल लेते हैं। जैसे कुछ कृषि पदार्थों के भाव घट गए हैं और कुछ औद्योगिक पदार्थों के भाव बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य कीमत को स्तर को लगभग स्थिर देखकर इन दोनों आर्थिक क्षेत्रों की परस्पर विपरीत दशाओं का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। थर्ड, विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ। किसी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़ी इकाइयाँ जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, राष्ट्रीय बचत व राष्ट्रीय विनियोग, आर्थिक विकास की वार्षिक दर आदि के लक्ष्यों के अनुसार बदल सकना काफ़ी कठिन होता है। जैसे भारत जैसे देश में कई प्रकार के प्राकृतिक और भौतिक तत्व भी पाए जाते हैं जो लक्ष्यों के अनुसार प्रगति नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया अर्थशास्त्र की दो विभिन्न शाखाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। थैंक यू।